खान and you're watching new episode of Inside Financial Markets. दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं. When we talk about meters, when we talk about crypto and we talk about stocks, एक दफ़ा फिर capital markets and stocks happen to be in the center because जब चीज़ें सेटल होती हैं, दुनिया में जंगों के तसलसल के ख़ात्मे की बात होती है, तो फिर लोग दोबारा से इक्विटी मार्केट्स की तरफ देखना शुरू करते हैं. पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस में रिकॉर्ड IPOs आए हैं. पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस की तरफ न सिर्फ फंड्स बल्कि अब एक रुझान है जो डेवलप हो रहा है कि जो पाकिस्तान से जिन लोगों ने एग्ज़िट लिया था वो इंस्टीट्यूशंस भी अब पाकिस्तान की तरफ दोबारा से देख रहे हैं और लौट रहे हैं. गोइंग फॉरवर्ड हमें नज़र आता है कि बाज़ार हिस्सेस ने ये जो रिकॉर्ड IPOs किए हैं, जो टर्नओवर की ग्रोथ सबसे अच्छी दिखाई है और 34% ईयर ऑन ईयर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो ग्रोथ दिखाई, दैट इज़ आल्सो ट्रेमेंडस एंड फिनोमिनल. ये ट्रेंड भी जो है वो 2026-2027 में जारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर पाकिस्तान के स्टार सेक्टर्स की बात करें तो फर्टिलाइज़र है, OMC है, पेट्रोलियम है, ऑयल एंड गैस पे हमेशा लोग सिर्फ OGDC की बात करते हैं, बट देयर आर अदर प्लेयर्स टू जिनके ऊपर मार्केट में एक काइंड ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट है. हमने देखा कि OGDC जो है वो 86 रुपीज़ से कोई 270, 80, 90 क्रॉस करके भी लोगों के लिए एक इत्मीनान का सामान बना हुआ है. पीपल स्टिल हैव नो फेयर जैसे 2005 और 2008 में हुआ करते थे कि किसी एक महीने में OGDC 70-80 रुपये से 180 रुपये तक चला गया तो सारी दुनिया में भूचाल आ गया था, पाकिस्तान में एक क्राइसिस आ गया था. बट नॉट एनी मोर. पाकिस्तान में अभी रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स आए हैं. पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसमें भी एक फ़िनोमिनल चेंज है और जो 150 डिफ़ॉल्ट काउंटर की कंपनीज़ हैं उसके ऊपर भी देखने में आ रहा है कि जो रेगुलेटर है उसने बड़ा अच्छा काम किया है. वो कंपनीज़ या तो डीलिस्ट हो रही हैं या रिवाइव हो रही हैं. दैट्स ग्रेट जॉब being done by the regulator, both Pakistan Stock Exchange and the SCCP. आज के प्रोग्राम में we will try and focus and talk about the heroes of the listed sector. Fertilizer happens to be on the top. OMC happens to be great. बैंकिंग सेक्टर के बारे में अब एक सोच बन रही है कि बैंकिंग सेक्टर की जो रैली है वो काइंड ऑफ डाई आउट हो रही है. वो अब स्टेबल हो जाएंगे यहाँ पे बैंक्स. एंड गोइंग फॉरवर्ड OMCs हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, सीमेंट है, इसमें कहीं ना कहीं ट्रैक्शन देखा जा सकता है. सो वी केम अक्रॉस अ गुड रिपोर्ट फ्रॉम ऑप्टिमस. ऑप्टिमस कैपिटल इज़ अ ग्रेट ब्रोकरेज हाउस. दे हैपन टू बी वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपिटल of this industry and they always keep coming with the good initiatives, good reports. उन्होंने एंग्रो होल्डिंग पे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली है. सो इन्वेस्टर्स की तरफ से डिमांड थी कि इसको डिस्कस किया जाना चाहिए, इसके पोटेंशियल्स पे बातचीत की जानी चाहिए एंड गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का रोड मैप और प्ले है इसको लोगों के लिए समझाने का एहतमाम करना ज़रूरी है. बासिफ मेमन हैपन टू बी अ ग्रेट एनालिस्ट हु हैज़ ऑथर्ड दिस रिपोर्ट and works for Optimus Capital. इनसे हम समझते हैं कि एंग्रो होल्डिंग का बिज़नेस क्या है, एंग्रो होल्डिंग में पोटेंशियल क्या है, एंड when they say कि something into the play, what do they mean by that? Basif, welcome to the show and Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for inviting me. Zabardast. I'll begin by introducing Angro Holding basically है क्या. So let's start. Angro Holding is now just an investment banking firm and उसका one of the major assets is Angro Corporation जो कि further invested है into multiple other businesses. तो हम बात करते हैं कि Angro Holding में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से हमने एक रैली देखी है कि 180 से ये स्टॉक जाके 290 एंड 300 को भी टच करके आया एंड एज पर द रिपोर्ट our fair value is 367 एंड हम इसमें और भी मजीद पोटेंशियल देखते हैं. So the reason behind is restructuring. जिस हिसाब से ये स्टॉक जो है वो डेवलप हुआ है, रिस्ट्रक्चर हुआ है. पहले इसके अंडर एंग्रो कॉर्पोरेशन तो थी बट उसका शेयर सिर्फ 40% था. विच मीन्स कि उस एंग्रो कॉर्पोरेशन में से जो भी प्रॉफिट आएगा वो इनके सिर्फ अदर इनकम में जाएगा. बट द रियल प्रॉब्लम वाज कि एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो टावर बिजनेस था
इट वाजंट प्रॉफिटेबल बिकॉज 2024 में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स हमारे बहुत ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से द टावर कंपनीज वर इन ग्रेट डेट एंड द कंपनी रिपोर्टेड लॉस, द टावर कंपनी। उसके अलावा अगर हम देखें तो उनका जो पावर कंपनी है सबसे बड़ी, विच इज ईपीडीएल, विच इज अ मेजर कैश जनरेटिंग एसेट, बट मसला ये था कि उनके पास भी ट्रेड डेट्स बहुत ज्यादा खड़े हुए थे बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट इशू। तो इस वजह से एंग्लो कॉर्पोरेशन में इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो वो प्रॉफिट आगे पास ऑन नहीं हो रहा था टू एंग्रो होल्डिंग, एंड इस वजह से एंग्रो होल्डिंग हमें वो इतना प्रॉफिट पास ऑन नहीं कर पा रहा था। बट नाउ आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग, एक तो ये इम्प्रूवमेंट हुई है कि डबल टैक्सेशन हट गया है, दूसरा ये कि अब एंग्रो होल्डिंग ओन्स 100% ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन, Okay. जिसकी वजह से फायदा ये है, एक तो मैंने आपको बताया जो डबल टैक्सेशन हट गया है, Yeah. दूसरा ये कि उन्होंने जो मेजर टर्न अराउंड आया, एक तो ईपीटीएल के ट्रेड डेट्स जो हैं वो काफी हद तक क्लियर हो गए, फ्रॉम 50 बिलियन, 53 बिलियन समथिंग टू 28 बिलियन, वो Okay. बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इंजेक्शन जो अपने अभी गवर्नमेंट ने की थी, Okay. जिससे 2.7 ट्रिलियन का पावर सेक्टर डेट टू 1.6 ट्रिलियन आ गया था, जो हम सबको पता है। Right. एंड उसमें से काफी पैसे क्लियर भी हुए थे फॉर ईपीटीएल। Okay. उसके अलावा अगर हम बात करें तो टावर इन्होंने एक एक्विजिशन भी की है 2025 के जून में। Right. तो पहले तो इनके पास सिर्फ 4,300 टावर्स का पोर्टफोलियो था, बट नाउ दे हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 15,300 टावर्स, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द दियोदार एक्विजिशन जो इन्होंने जून 2025 में की थी। तो नाउ नॉट ओनली दिस, बट इनके पास अब स्वैप अग्रीमेंट्स भी हैं कि इन केस अगर आपकी फाइनेंस कॉस्ट वापस, इंटरेस्ट रेट्स अगर मुल्क के वापस बढ़ते भी हैं, तो दे आर हेज्ड अगेंस्ट इट बिकॉज इनके पास स्वैप अग्रीमेंट्स हैं। तो दे हैव लर्न द लेसन फ्रॉम द Mm-hmm. पास्ट, सो अब हम इस वजह से ये मेजर टर्न अराउंड है, जो इनकी लॉस मेकिंग कंपनी थी आपकी टावर कंपनी, नाउ इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी विथ अ मच लार्जर पोर्टफोलियो, मोर देन 3 टाइम्स। उसके अलावा क्योंकि ईपीटीएल की भी ट्रेड डेट्स क्लियर हो गए, तो अब इनके पास जो कैश है इट विल ऑब्वियसली बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी सिर्फ इस वजह से डिविडेंड नहीं आ रहा है एंग्रो होल्डिंग्स में बिकॉज Okay. उनको पीएमसीएल को 56 बिलियन की लायबिलिटी पे करनी है टिल दिसंबर 26। Okay. आफ्टर दैट वो जब वो डेट क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिविडेंड, एंग्रो कॉर्पोरेशन में तो अभी तक डिविडेंड आ रहे हैं, बट Yeah. एंग्रो कॉर्पोरेशन आगे पास ऑन नहीं कर रहा टू एंग्रो एज, तभी हमें भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल तो सही। दिसंबर 26 में वो भी क्लियर हो जाएगा, तो फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स वी कैन एक्सपेक्ट डिविडेंड्स एज वेल फ्रॉम 2027। तो दैट्स अ मेजर टर्न अराउंड स्टोरी, जिसकी वजह जो कि लोगों ने हाईलाइट देखा है, एंड हमने ना सिर्फ अर्निंग इम्पैक्ट देखा है बट प्राइस शेयर में भी इम्पैक्ट देखा है। 180 का स्टॉक आज जाके 290 समथिंग पे होल्ड कर रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो ईपीएस है वो क्या है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टावर बिजनेस ये आपको ईपीएस किधर जाती हुई दिखती है, एंड पोस्ट दिसंबर when would be the first quarter? It would be March or June. When could an investor or the holder of the share expect some dividend? अच्छा, 2025 की ईपीएस जो है वो एक्चुअली कंपैरेबल नहीं है बिकॉज इट इंक्लूड्स रीमेजरमेंट गेन एज वेल, Okay. एंड वो उन्होंने फेयर वैल्यू एंड यूज पे भी अपने जो एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इट इंक्लूड्स अकाउंटिंग गेन्स एज वेल एंड नॉट द ऑपरेशन गेन्स। तो इस वजह से वो इन्फ्लेटेड है, बट अगर हम ट्रू सेंस में देखें तो इस वजह से मतलब ईयर ऑन ईयर इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बट हम इस साल की ईपीएस देख रहे हैं अप्रॉक्स 39 रुपीज, एंड क्या कहते हैं गोइंग फॉरवर्ड अगर हम केगर देखें तो हम 20% का 4 ईयर केगर एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम इस कंपनी में काफी ग्रोथ, एंड द ग्रोथ इज मेजरली कमिंग फ्रॉम द टावर बिजनेस, जो हमने रिपोर्ट में एक चार्ट पे भी डिस्प्ले किया हुआ है। एंड एज फार एज डिविडेंड की बात है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि पहले क्वार्टर में ही डिविडेंड आ जाना चाहिए। एंड डिविडेंड यील्ड के ऊपर भी कोई वाइल्ड और सेफ गैस? कम अगेन। डिविडेंड यील्ड के ऊपर यू हैव अ ओपिनियन और अ व्यू कि क्या रह सकती है? जी जी, डिविडेंड यील्ड का भी हमने तकरीबन जो हमने एस्टिमेट किए हैं तकरीबन 50% तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 2030। ओके। तो इट्स अ ग्रेजुअल ग्रोथ फ्रॉम 4 to 5% टू इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, एंड तकरीबन इसका केगर 36% अगर आप देख सकते हैं, तो 4 ईयर केगर, 3 ईयर केगर बल्कि बन सकता है फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स टिल 2030।
ओके ओके, दैट्स ग्रेट। बासिफ, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन भी करें, एंग्रो होल्डिंग के केस को, और थोड़ा सा ओएमसी सेक्टर पे भी बातचीत करें। सो नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम चाहेंगे कि थोड़ी सी फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर बातचीत करें बाज़िफ के साथ, और फिर उसके बाद ओएमसी सेक्टर के ऊपर इनसे समझें कि गोइंग फॉरवर्ड इनको ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज कैसी दिखती हैं। सो बाज़िफ, जो सेक्टोरल व्यू है ऑन द फर्टिलाइज़र, वो क्या है आपका? अच्छा, फिलहाल आई थिंक दिस ईयर इज नॉट अ वेरी टर्न अराउंड ईयर फॉर फर्टिलाइजर सेक्टर बिकॉज ऑल्दो फार्मर्स को वीट सपोर्ट प्राइस मिली तो एक बहुत अच्छा आउटलुक नजर आ रहा था। बट हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर प्राइसेस जो हैं वो काफी बढ़ चुकी हैं। राइट। स्पेशली अगर डीएपी जो कि 13,000 रुपए का होता था, अब वो 17,500 रुपए का ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली यूरिया में तो ऐसा बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आया, बट 300-400 रुपए फिर भी उसमें इंक्रीज आया, एंड विच इज अ लॉट अगर हम फार्मर की बात करें, बिकॉज हमारे पास स्मॉल स्केल फार्मर्स की तादाद काफी ज्यादा है पाकिस्तान में। सो कंसीडरिंग दैट डीएपी की सेल्स तो बहुत कम है, एंड डीएपी की सेल्स जब कम होती हैं तो हम फाइनेंशियल पे एक बड़ा इम्पैक्ट देख सकते हैं, बिकॉज डीएपी की प्राइस क्योंकि ज्यादा है तो एक डेंट बड़ा पड़ता है स्टेटमेंट पे। दूसरा हम ये है कि अगर हम मार्केट डायनामिक्स को देखें तो ईफर्ट यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा, बिकॉज ईफर्ट की तकरीबन मोर देन 6 लाख टन की इन्वेंट्री खड़ी हो चुकी है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ईफर्ट वुड हैव टू एक्सटेंड डिस्काउंट ऑफ लाइक 400 to 450 रुपीज ताकि वो अपनी इन्वेंट्री क्लियर कर पाए, विच इज लाइक इट विल टेक अ हिट ऑन इट्स मार्जिन। अभी प्राइसेस एलिवेटेड थी, बट स्टिल ईफर्ट ने उतना डिस्काउंट एक्सटेंड नहीं किया। अभी अगर डिस्काउंट एक्सटेंड कर लेता तो लाइकली जो प्राइसेस अभी इंक्रीज हुई थी वो ऑफसेट हो जाती है मार्जिन पे, नेट इतना वो इम्पैक्ट ना आता, बिकॉज जो आर्टिफिशियली प्राइसेस इन्फ्लेट हुई है वो ही सिर्फ कम होती। बट आगे जाके वी आर अज्यूमिंग कि प्राइसेस नॉर्मलाइजेशन भी होंगी, बिकॉज मच ऑफ द प्राइस इंक्रीज वाज बिकॉज यूरिया तो डोमेस्टिकली बनता है तो उसका इंटरनेशनल इतना इम्पैक्ट नहीं था। राइट। बट जो उस पे यूरिया प्राइसेस इंक्रीज हुई, दैट्स बिकॉज हमारा फातिमा का शेखपुरा प्लांट एंड आपका क्या कहते हैं कि दूसरा प्लांट था एजीएल जो कि बंद था, एंड इस वजह से डीलर ने एक मार्केट में पैनिक क्रिएट किया, एंड दैट्स हाउ प्राइसेस इंक्रीज। तो आई ज़बरदस्त। एम आगे जाके अगर ये अक्टूबर नवंबर में प्राइस ईज हो जाती है उसके बाद ये डिस्काउंट एक्सटेंड करता है तो फिर आई गेस कि उसके मार्जिन पे हिट आएगा। तो एफएफसी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज उसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा रहा, बट एक चांस सिर्फ ईफर्ट के पास ये बच सकता है कि आगे जाके एफएफसी की अभी करंटली इन्वेंट्री पोजीशन बहुत कम है, एंड हमें पता है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा बिकते हैं। राइट। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ईफर्ट को इतना ज्यादा डिस्काउंट ना एक्सटेंड करना पड़े, बिकॉज आपके बाकी कंपेटिटर्स वोंट बी एबल टू सप्लाई दैट मच टू द मार्केट। So it's a very uncertain situation. How it falls because it totally depends on price dynamics आगे क्या रहते हैं. But FFC is the safe stock इस लेवल पे, and EFERT पे काफी volatility है in terms of वो कब प्राइसिंग डिस्काउंट अपने स्टार्ट करेगा, इतनी इन्वेंट्री अभी तक वो क्यों रखे बैठा है। तो EFERT doesn't look really good at this level, एंड फातिमा भी अपनी फेयर प्राइस पे है, एंड डीएपी एंड एनपी का तकरीबन ही दोनों साथ ही डिक्लाइन करते हैं बिकॉज एनपी भी काफी एलिवेटेड प्राइसेस पे है। सो वी आर होपिंग के वी थिंक के एफएफसी looks better at this position. And how about you have some view on the TP target price for both of these stocks, EFERT and FFC, 2027? अच्छा, for FFC target price तो we think is 630, and as far as EFERT की बात है तो 215 to 220, that's the target price for EFERT. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बासिफ, ज़रा थोड़ा सा ओएमसी सेक्टर के ऊपर एक जनरली अपना व्यू दें कि हाउ डू यू डिफाइन इट एंड वेयर डू यू सी द पोटेंशियल एट सेक्टोरल लेवल? अच्छा, अगर अभी जुलाई जून के मंथ के वॉल्यूम्स भी आए थे तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ 1% का डिप रहा था ओएमसी वॉल्यूम्स में, एंड दैट्स बिकॉज के
और जो भी डिप आया था वो अप्रैल के बाद आया था आपके ओएमसी वॉल्यूम्स में। तो इस वजह से सिर्फ 2-3 महीने ही आपके अफेक्टेड रहे हैं, इस वजह से ओवरऑल मार्केट में इतना मतलब ओवरऑल वॉल्यूम्स में इतना इम्पैक्ट नहीं आया। बट आगे जाके थोड़े खतरे नजर आते हैं, स्पेशली ईवी की वी आर ट्रांजिशनिंग इनटू ईवीज। तो वो एक हमें एक चैलेंज नजर आता है कि, और उससे जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट्स जो हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो अपग्रेड हो रही हैं। तो ओके मतलब विच इज पॉजिटिव इकोनॉमिकली फॉर पाकिस्तान। बट हमारी जो क्या कहते हैं कि पीएसओ की जो डोमिनेशन थी इन एचएसडी के, पीएसओ इज द सोल इंपोर्टर ऑफ एचएसडी, वो डोमिनेशन खत्म हो जाएगी, बिकॉज फिर वील बी सोली रिलाइड ऑन क्रूड एंड वो ही प्रोसेस होके फिर वो एचएसडी सप्लाई करेगा। तो ओएमसी वॉल्यूम्स जो है थोड़े से क्या कहते हैं कि हम डिक्लाइन एस्टिमेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ईवी ट्रांजिशन। बट अगेन इट डिपेंड्स कि ईवी कितना अनफोल्ड होता है। अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो एग्रीकल्चर से इतना इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज सोलराइजेशन ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है, बिकॉज ट्यूबवेल वगैरह पे यूज़ होता है डीजल आपका। बाकी क्या कहते हैं कि एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी सोलर लग चुका है। सो वी डोंट एस्टिमेट कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त ग्रोथ आए उसमें सोलराइजेशन में। But EVs do will pose a slight challenge. But again, अगर हम इवन इंडिया में भी कंपेयर करें तो टोटल पैसेंजर कार्स टू ईवी कार्स वो 10% भी नहीं है। तो अगर यही रेशो रहा तो फिर इतना तो वो एक खतरे की बात नहीं रहेगी। एंड फिर वी आर एस्टिमेटिंग के वॉल्यूम्स बढ़ते ही जाएंगे नेचुरली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द ऑटो वॉल्यूम्स, बिकॉज इट्स लाइक जो हमने कोरिलेशन निकाला था, तो ग्रोथ इन ऑटो वॉल्यूम एंड ग्रोथ इन ONC sales is like 75%, so it's highly correlated. So we are expecting growth in autos and expecting growth in um, OMC volumes as well. And margin ही इनका होता है, तो इनका just growth is on volume based, तो that's positive I guess. And इस level पे तो PSO is quite undervalued हमारी ओके नज़र में। ओके ये इन्वेंट्री गेन और लॉसेस का मामला किधर देखते हैं व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू बी कमिंग डाउन फेयरली क्विकली? 70 बैरल डॉलर से भी नीचे जाती हुई दिख रही हैं प्राइसेस। यू सी रिफाइनरीज जी रनिंग हम इनटू एक्सपेक्ट या करें या पूरा का पूरा इनका, बल्कि मोर देन द गेन दे रियलाइज लास्ट क्वार्टर दैट विल बी इरेज्ड इन दिस क्वार्टर, बिकॉज जो आप प्राइस ऑल्दो वॉल्यूम्स इस क्वार्टर थोड़े सप्रेस रहे हैं, बट द प्राइस डिक्लाइन हैव बीन इमेंस। बहुत यस तेजी से प्राइस डिक्लाइन किए एज कम्पेयर टू जितने तेजी से बढ़े थे। इस वजह से जो इन्वेंट्री लॉसेस आए दे आर सिग्निफिकेंटली हायर देन दी गेन्स losses than the gain they realized earlier. So we are expecting overall negative EPS for the year, but gradually आगे जाके we are expecting the prices जो हैं वो बहुत sharply अब decline नहीं करेंगी, considering कि levy is expected to increase because of the 1.67 trillion target of levy जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था इन द बजट। तो फ्लैट्स थोड़े गिरेंगे बट लेवी इंक्रीज होगी तो वो सेट ऑफ ही होगा। तो प्राइसेस हम नियर दिस लेवल ही देख रहे हैं फॉर द अपकमिंग ईयर। हम क्या कह सकते हैं कि हेस्कॉल पीएसओ ये जो की प्लेयर्स हैं इनके जो करंट प्राइस लेवल्स हैं ये समहाउ मेंटेन हो जाएंगे या इसमें थोड़ी सी अपसर्ज आके इधर ही रह सकते हैं? बिकॉज गेन को तो किसी हद तक आप रूल आउट कर रहे हो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ग्रेजुअली पीएसओ में गेन आएगा, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट विल रिएक्ट टू द फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अभी आएंगे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक डिप आ सकता है। बट उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग ए ग्रेजुअल रिकवरी, बिकॉज पीएसओ ऑलरेडी काफ़ी नीचे है एंड आगे जाके क्योंकि वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे बिकॉज प्राइसेस आर डाउन एंड विल रिमेन डाउन, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि फिर पीएसओ परफॉर्म कर सकते हैं। हेस्कॉल और पीएसओ की टारगेट प्राइस पे यू हैव अ व्यू? Acha, Hascol is not under coverage, so आई we नो। don't have target price for that. ओके But PSOK, we are estimating around 450 rupees. which other items you cover in the OMC sector उनकी टारगेट प्राइसेस बताएं।
अच्छा, as we also cover APL, and APL की target price we are assuming around 550 level. ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो बासिफ, चूँकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि जो फर्टिलाइज़र और OMC सेक्टर का इन्वेस्टर है, होल्डिंग है जिसके पास, उसको अगर ये एक व्यू लेना हो कि वेदर टू होल्ड और एक्यूमुलेट और टू रिड्यूस द इन्वेंट्री होल्डिंग, आप उसको क्या एडवाइस देंगे इन जस्ट 30 to 40 सेकेंड्स? I think FFC पे आपकी होल्ड कॉल है, बाकी ईफर्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। आई थिंक ईफर्ट शुडंट बी हेल्ड। FFC एक अच्छा स्टॉक है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं। एंड बाकी OMC पे आई डोंट हैव अ बाय कॉल एट दिस लेवल, बिकॉज PSO को देखा जा सकता है, बट अगेन आफ्टर द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट, बिकॉज आई थिंक ए मार्केट विल रिएक्ट टू दिस रिजल्ट जो अभी आई थी, एंड वो नीचे जा सकता है उस लेवल पे, फिर वी कैन बाय PSO। तो PSO पे बाय हम देख सकते हैं, एंड एज फार एज FFC पे होल्ड हम कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बासिफ, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसीली जायज़ा लेने की कोशिश की कि एक जो पर्टिकुलर स्टॉक है एंग्रो होल्डिंग का, वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है, उसमें जो प्राइसिंग के लिए लोग कहते हैं बेसिस, या उसकी जो निटिग्रिटीज़ हैं फाइनेंशियल मॉडल की, वो क्या कुछ हो सकती हैं, कौन से इम्पैक्टिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑप्टिमिक्स कैपिटल की एक अच्छी रिपोर्ट थी जिसको बासिफ मेमन ने लिखा और आज आपके लिए एक्सप्लेन भी किया। एंड गोइंग फॉरवर्ड, जो आपका OMC सेक्टर है उसके ऊपर हमें व्यू नज़र आया कि दे आर नॉट बुलिश, रादर दे थिंक के शायद वो पोर्टफोलियो में उनकी इतनी जगह नहीं बनती। एफर्ट के बारे में भी हमें इसी तरह की बात समझ में आई। बट गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के लिए एक जनरल से सेंटिमेंट नज़र आता है, वो ये है कि ईरान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है उसके बाद सारी दुनिया में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नज़र आएंगी। जो फोकस है अगेन मीटल से स्टॉक्स की तरफ आएगा, और एक दफ़ा फिर देखा जाएगा कि बाज़ार हिस्से में ट्रैक्शन है, एक्टिविटी है, इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान में जिस तरीके से जेन ज़ी की पार्टिसिपेशन है इन द कैपिटल मार्केट, वी आर वेरी वेरी मच पॉजिटिव about the stock market and its growth in Pakistan. Regulator are doing a fantastic job. नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तस्वीर का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।